क्या आया? अच्छा, कुछ करने को दिया ही नहीं था क्या? तो ऐसा तो कहा होगा समझ। इतना तो समझ आ ही गया होगा कि समझ में है। चलो, तो कुछ कुछ चीजें हैं। देखो, एफ का मतलब यहाँ पे स्रोत की आवृत्ति है, वी का मतलब प्रकाश की चाल है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, क्योंकि अपन आगे जाके प्रकाश के तरंग प्रकृति भी तो पढ़ेंगे, तो तरंग दैर्ध्य भी होगी। आई उसकी तीव्रता, ए उसका आयाम है, और फाई उसकी कला। ठीक है, प्रारंभ में क्या कला थी। अब ये प्रकाश आपतित होता है और यहाँ से टकराता है। परावर्तित प्रकाश के अंदर आपको देखने मिलेगा ना तो आवृत्ति बदलनी, ना ये बदलेगा ना ही, क्योंकि आवृत्ति तो निर्भर करती है स्रोत पे। जब तक स्रोत नहीं बदलेगा आवृत्ति समान, तो सभी के आवृत्ति में भी कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आवृत्ति चेंज हो गया। बात करें किसकी? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य माध्यम और स्रोत दोनों पे निर्भर करता है, दोनों पे करता है, तो यहाँ पे बदलाव नहीं आया, लेकिन यहाँ पे बदलाव। तीव्रता का आपको पता ही है, कुछ ना कुछ ऊर्जा का तो अवशोषण हो ही जाता, तो यहाँ पे भी तीव्रता चेंज होगी, और तीव्रता चेंज हुई है तो आयाम भी चेंज होगी। बात कला की बात करो, अपवर्त के अंदर की वही अपवर्त की कला परिवर्तन, कला परिवर्तन होता है परावर्तन। परावर्तन में भी जब सघन माध्यम से होके आए तब तो पाई का कलांतर आ जाता है, अन्यथा कोई कलांतर ही नहीं आता। तो सघन से हुआ तब अपन कहेंगे कलांतर पाई का, अन्यथा कोई भी कलांतर नहीं है। तो आपको ध्वनि तरंगों में बताया, तो मैं कहूँ प्रकाश तरंगे आप याद कर लो, ध्वनि का ठीक उल्टा है, या ध्वनि याद है तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या प्रकाश तरंग की यदि बात करें, ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ तरंगों की बात करें, सघन माध्यम से टकरा के आती हैं तो कलांतर पाई का आता, अन्यथा किसी में भी कलांतर, चाहे वो अपवर्तन हो चाहे वो परावर्तन। ठीक है, कह रहा है कि जब किरण अविलंबित है, तो ये अपने पास आई क्या हो जाता है? जीरो। आई जीरो होता, प्रकाश सीधा चला जाता। तो बताइए घटना अपवर्तन है या नहीं? चलिए, अपवर्तन की परिभाषा बता दो फिर। अपवर्तन की परिभाषा क्या है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो मेरा सवाल तो यही है कि पथ से विचलित नहीं हुई तो अपवर्तन हुआ या नहीं? तो अपवर्तन हुआ। यदि प्रकाश किरण सीधी सीधी चलेगी, वो घटना भी क्या है? अपवर्तन है। तो फिर क्या दिक्कत क्या है? अपवर्तन की परिभाषा क्या होगी? अपवर्तन की परिभाषा होती है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, ये घटना कहलाती है अपवर्तन। क्या कहलाती है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल क्या होती है? बदल जाती है, घटना अपवर्तन। तो कहते हैं कि छोटी क्लास से मुड़ना 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 बार बार क्यों? क्योंकि वो घटना आप देख पाते हैं, इसलिए आपको उसके थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये मुड़ रही है प्रकाश किरण, ये किसकी वजह से? किस वजह से? अपवर्तन की वजह से। किस वजह से? उसी से अपन परिभाषा बना देते हैं। पेंसिल रखी और मुड़ी हुई दिखाई देती है, ये घटना भी अपवर्तन की वजह से। पानी के अंदर सिक्का पड़ा है, सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है, अपवर्तन की वजह से। तारे का टिमटिमाना, अपवर्तन की वजह से। सूर्योदय और सूर्यास्त होने में थोड़ा सा समय अंतराल आना, मतलब टाइम से पहले सूर्योदय होना और टाइम से बाद तक सूर्यास्त न होना, ये अपवर्तन। कहते हैं 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम, टोटल 4 मिनट का अंतराल होता है कि सूरज उगने और छिपने में अपने को ज्यादा कितनी देर तक दिखता रहता है? 4 मिनट एक्स्ट्रा दिखता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश बैंड हो के आता तो अपनी आंखों तक प्रकाश किरणें पहुंच जाती। सिंपल सा है कि मानो कि ये था कोई आदमी यहाँ पे है, और ये मान लो ऐसे सूरज है, तो हिसाब से तो आप ये सूरज इस लाइन के नीचे चला गया तो आप दिखाई देना बंद हो जाना चाहिए। फिर भी यदि दिख रहा है तो कुछ चमत्कार ही होगा। तो यहाँ से प्रकाश किरण निकली, अब प्रकाश किरण निकलने को ऐसे चली जानी चाहिए थी, ठीक है, तो ऐसे जाती तो उस तक पहुंचती नहीं कभी भी। लेकिन क्या होता है, प्रकाश किरणों का अपवर्तन की वजह से धीरे 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 मुड़ती जाती है, मुड़ती जाती है, मुड़ती जाती है, और इसकी तरफ पहुंच जाती है। तो इसको लगता है कि सूरज अभी भी
तो ये क्या करेगा, पीछे देखेगा, तो इसको तो लगता है सूर्य अभी भी यहाँ है, जबकि सूर्य तो ढल चुका था, यहाँ पहुंच चुका है। ठीक है, तो 2 मिनट और दिख जाता है, और सुबह भी 2 मिनट पहले ही दिख जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता चला। उसके बाद आता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? प्रकाश की निर्वात में चाल बटा प्रकाश की माध्यम में चाल जो होता है उसको कहते हैं अपने अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बताता है कि कोई भी माध्यम जो है वो कितना उस लाइट को बेंड करेगा, कितना जाने देगा, कितना धीमे कर देगा, ये सभी गुणधर्म। जितना अपवर्तनांक है इसका मतलब प्रकाश की चाल उतनी उसमें धीमी हो जाएगी और वो उतना ही ज्यादा लाइट को बेंड करेगा। ठीक है, तो अपवर्तनांक ज्यादा होने का मतलब है बेंडिंग भी क्या होगी उसके अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अपन ने कहा क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष मतलब किसके? निर्वात के सापेक्ष। निर्वात का कितना मान के चलते हैं? 1 होता है। जैसे पानी का 4/3, ग्लास का 3/2 होता है, डायमंड का सबसे ज्यादा 2.46 हो जाता है, और वहीं पे बात करें कि इसकी वायु की तो लगभग 1 ही होता है, 1.003 होता है। ठीक है, ना मात्रक होती ना बीमा होती। ये आपको किससे ईएमडब्ल्यू वाले चैप्टर में बना के बताया था, क्योंकि सी बराबर क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। सीधी सी बात है, पानी के रेस्पेक्ट में मान लीजिए मैं ऐसे कहूं कि पानी कैसा, सघन या विरल है? अरे वाह, तो सघन या विरल, तो पानी वायु के रेस्पेक्ट में तो वो सघन होगा, वहीं ग्लास के रेस्पेक्ट में वो विरल होगा। भाई छोरा कभी कभार ऐसी चीजें पूछ लेता है, शर्मा जाता है बाकी के लोग क्यों। देखा पिंटू तो ने कैसी इमेज बना रखी है, इनको लगता है कि पिंटू तो सवाल पूछ ही नहीं सकता कभी, या पूछनी नहीं चाहिए। अरे सर यहाँ पे दब रही थी बात को, क्यों खंगाल रहे हो हैं? तो कितना ऐसे कॉन्सेप्चुअली सवाल पूछा, पूरी क्लास ऐसे जवाब दे रही थी सगन और विरल, पिंटू ने कहा कि किसके रेस्पेक्ट में। ये होते हैं साइंस के स्टूडेंट, और एक आर्ट वाले होते हैं कुछ। इसके पास अभी पल्लू नहीं था, वरना ले लेता। इतना शर्मा गया छोरा। कोई नहीं है। क्या है? अच्छा रुमाल दे रहा है क्या? अरे सुन, थोड़ा बहुत आ रहा हो सड़क के दे दे, बजे ही हो जाएंगे। अरे ऐसे तो बहुत सूख ला रखता है, तेरे को लगता है कि नहाता भी होगा डेली? नहीं मतलब धोता भी होगा। घर पे बेटा धोने का पता चला कि जैसे अभी तो क्या है, सूखा सूखा दिख नहीं रहा तेरे को, जैसे पानी गिरा इस पे और जो लार से लार बनी हुई है। बस क्या रहा है, सैडे की बनी नहीं रहती। दिनेश जो है पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है, और फिर खुद ही हंसता है, दूसरों को पता भी नहीं है। चलिएगा, तो अपवर्तनांक। तो अपन ने बात की जल जो है वो वायु के रेस्पेक्ट में सघन है, और वहीं पे कांच के रेस्पेक्ट में विरल है। तो कोई माध्यम सघन और विरल ये सापेक्ष रूप से परिभाषित होते हैं। तो अपन कैसे चेक करेंगे? अपन ने देख रखा है यदि एक से ज्यादा तो अपन कहते हैं सघन है, और एक से कम है तो विरल है। क्यों? क्योंकि अपन ने किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, निर्वात का अपन 1 लेके चलते हैं, उससे ज्यादा सघन है और उससे कम। अब अपन क्या करेंगे, जल के रेस्पेक्ट में कांच का देखेंगे, तो अपन कहेंगे कि कांच का, ग्लास का भाई वाटर का। और यदि एक से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब ग्लास वाटर के रेस्पेक्ट में सघन है। यह सिंपल सी बात है कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो सघन होगा, जिसका कम होगा वो विरल होगा। तो 1 का 2 के सापेक्ष लिखने का तरीका सीख लो। 1 का, तो 1 का बटा 2 का, 1 यहाँ लिखते हैं 2 यहाँ लिखते हैं, लिखने का तरीका और कुछ नहीं है। तो 1 का 2 के सापेक्ष, 2 का तो 2/1 हो जाता है। जैसे वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट, वाटर बाई ग्लास हो जाता है। अपवर्तनांक की निर्भरता, कि अपवर्तनांक किन किन चीजों पे निर्भर करता है, तो किन किन पे करता है? तापमान पे करेगा। तापमान बढ़ाने से आप थोड़ा सा समझने के ऐसे समझ सकते हो, तापमान बढ़ाने से मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे, थोड़ा विरल हो जाएगा, तो अपवर्तनांक थोड़ा कम हो जाएगा। ध्यान रहे, ऑप्टिकल डेंसर और
मास के हिसाब से डेंसर दोनों अलग अलग होती है। मतलब प्रकाश के हिसाब से सघन होना और द्रव्यमान के हिसाब से सघन होना दोनों बात अलग अलग है। प्रकाश के हिसाब से सघन होने का मतलब है प्रकाश को जितना ज्यादा रोकेगा वो माध्यम उतना ही ज्यादा सघन है, और द्रव्यमान के हिसाब से सघन का मतलब है पार्टिकल पास पास होंगे, एकदम पैकिंग होगी, तब उसको अपन क्या कह देते हैं, सघन। वो बात अलग है कि इत्तेफाक से कभी कभी दोनों ही सघन होते हैं, वो मतलब द्रव्यमान के सघन और उधर का भी सघन मैच कर जाते हैं, बट ऐसा जरूरी। जैसे मैं बात करूं किसकी, कोई भी प्लास्टिक ले लीजिए और उसके अपने पास सिल्वरिंग कर दीजिएगा, उसके अंदर से आर पार होके लाइटें नहीं जा पाएगी, जबकि वो द्रव्यमान के मामले में तो बहुत फिर हल्का ना। और प्लास्टिक हल्का है कि भारी है? हल्का है। यदि मैं बात करूं पत्थर वगैरह की, थोड़ी सी कांच की बात कर रहे, चलो प्लास्टिक और कांच में कौन ज्यादा भारी है? कांच है। इसका मतलब भारी है, इसका मतलब मॉलिक्यूल वहां पे थोड़े ज्यादा है, पास पास है, और प्लास्टिक के अंदर थोड़े दूर दूर है। तो कहने का मतलब है कि जो प्रकाशिक रूप से सघन हो द्रव्यमान रूप से भी सघन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब दोनों मतलब अलग अलग था इनका। सापेक्ष माध्यम तो देख ही रहे अपने पास, किसके सापेक्ष आप देख रहे, इसका भी फर्क पड़ रहा है। तरंग दे कोची ने बताया क्या, म्यू बराबर ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाई लेमडा पावर 4। आगे वाला नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं, इतना जरूर पता रहे क्योंकि ये बताया था उसने। तो कोची की समीकरण के नाम से जाना जाता है। कोची ने बताया कि म्यू जो है वो लेमडा पे ऐसे निर्भर करता है। इतना तो पता ही रहे कि तरंग दैर्ध्य बढ़ने से अपवर्तनांक कम होता है, और जितना अपवर्तनांक ज्यादा होगा उतना ही उसके अंदर मुड़ना ज्यादा होगा। इसका मतलब रेड कलर के लिए अपवर्तनांक कम है तो रेड कलर का मुड़ना भी थोड़ा कम होता है। इसीलिए आगे देखेंगे अपन रेड कलर के अंदर डेविएशन थोड़ा, विचलन थोड़ा कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विचलन वॉयलेट में आएगा और सबसे कम रेड में आएगा। म्यू बराबर साइन आई बराबर साइन बटा साइन आर होता है। स्नेल्स लॉ, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू। याद आपको ऐसे ही रखना, म्यू वन साइन आई, म्यू वन साइन आई, म्यू टू साइन आर। तो स्नेल्स लॉ मैंने बताया, म्यू वन साइन आई म्यू टू साइन आर, इस चीज का आपको जरा ध्यान रखना, याद रह जाएगा। म्यू वन जिसका आई है उसी का म्यू, जिसका आर उसी का म्यू कर देंगे। स्नेल्स लॉ ये क्या है, तो ये कुछ नहीं, इकाई सदिश है। इकाई सदिश से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो पहले का भी वन दूसरे का वन, तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, ए और बी तो वन है, साइन थीटा आएगा। अब साइन थीटा देखो जरा, आई और एन के बीच में कौन, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आई रह गया, ये रह गया। अब विलंब दोनों के बीच में कौन, 180 माइनस आई, साइन 180 माइनस आई, साइन आई रह जाएगा। इसका मतलब है अपने आप क्या जाएगा, साइन आई। तो ये तो लिखने का एक तरीका था, बाकी का आप इस चीज को भी इतना दिल पे बैठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि यहाँ म्यू इज इक्वल साइन आई बाई साइन आर होता है। ऐसे लगता है कि आई बढ़ाएंगे आर बढ़ाएंगे तो म्यू पे फर्क पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि बना ही ऐसा था लो, साइन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो ये क्या था, कांस्टेंट था, नियतांक था, जो कि माध्यम पर निर्भर करता है। बाकी और चीजें भी बताई, लेकिन आई आर पर निर्भर नहीं करता। तो इसका ध्यान रखें, क्यों, क्योंकि आई बढ़ाओगे तो आर भी तो बढ़ेगा, तो दोनों ही बढ़ जाएंगे, बढ़ना बढ़ना कैंसिल हुआ, म्यू क्या रहेगा, नियत रहेगा। एक ये चीज, अपने को ऐसा लगता है कि कलर जो होते हैं वो वेवलेंथ के हिसाब से बताए जाते हैं। वो बात अलग है कि इस कलर की वेवलेंथ ऐसी होती है, अपन ये पढ़ते हैं, लेकिन ये निर्वात मान के हुए चल रहे थे। बाकी का तरंग, सॉरी, वो कलर का जो ज्ञान होता है वो किससे डिसाइड होता है, कलर कैसा होगा, वो आवर्ती, और आवर्ती निर्भर करती है स्रोत से। तो कई बार अपने को लगता है कि माध्यम बदला तो तरंग दैर्ध्य बदली, तरंग दैर्ध्य बदली तो कलर बदल गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बाहर है निकल जाते हो ग्रीन हरा ऐसे वाला हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और रेड का रेड रहेगा। मॉड्यूल में एक आपके क्वेश्चन भी दे रखा, वो कहता है कि पहले रेड कलर है फिर पानी में चला जाता है और वहां पे वेवलेंथ किसके बराबर कर देता हूँ, येलो के बराबर। बड़ा सातिर तरीके से बताता है, कहता है रेड कलर की वेवलेंथ है, अपवर्तनांक ये है, और लास्ट में ब्रैकेट में देखता है येलो कलर की वेवलेंथ इतनी है, और फिर आप भाग देते हो लेमडा के अंदर तो आपका किसके बराबर आ जाता है, येलो। और अपने को सेट होता है कि इसीलिए दिया होगा, येलो टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। बट सवाल का जवाब है कि तरंग दैर्ध्य में कोई, सॉरी, कलर में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये लाल का लाल रहेगा, हरे का हरा रहेगा। इसके बाद आता है विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है, प्रकाश अपने पथ से थोड़ी भटक जाती है, जितना भी घुमाव आ जाता है वही विचलन कोण। जैसे कोई प्रकाश किरण ऐसे गिरी सीधी की सीधी, विचलन कोण जीरो, कोई भी विचलन नहीं देखने को मिला। चलिए, तो प्रकाश किरण ऐसे आई कितने कोण पे,
आई पे सीधी सीधी चली जाती तो कितना कोण होता? अब प्रकाश किरण क्या है, अविलंब से थोड़ी सी विरल है, तो ये सघन है, ये विरल है, तो थोड़ी दूर हट जाएगी, दूर हट जाएगी। ये कौन क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण। और ये थोड़ा सा मुड़ाव आया तो ये कहलाएगा विचलन। तो आर माइनस आई, आर माइनस ए। तो सीधी सी बात है, आर बड़ा था तो आर माइनस आई कर दिया। चलो दूसरा, मान लो ये विरल था और ये सघन था। सघन था तो अविलंब की, तो पहले तो इसको जाना तो ऐसा ही चाहिए था, तो ये तो आई का आई हो जाता, और फिर ये नीचे मुड़ गई तो ये कौन? तो देखो अपन ने आई माइनस आर और दूसरी का आर माइनस आई, तो जो भी बड़ा उसमें से छोटे वाला माइनस कर देंगे, ज्यादा सोचना नहीं है। तो आई माइनस आर या आर माइनस आई, बड़े में से छोटा घटा देंगे। तो पता चल गया। तो अपवर्तन की छोटी छोटी चीजें कि आवर्ती पे क्या फर्क पड़ता है, तरंग दैर्ध्य पे क्या फर्क पड़ता है, वेग पे क्या फर्क पड़ता है, कला पे, तीव्रता पे, आयाम पे। फिर उसके बाद में प्रथम उसका अपवर्तन का नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल में स्थित होना जरूरी है। साथ के साथ स्नेल्स ने नियम बताया, म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2। म्यू1 और म्यू2 अपवर्तनांक अलग अलग माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक है, और आई और आर क्या है, आपतन और अपवर्तन कोण होते हैं, ना कि परावर्तन। ठीक है। फिर अपने पास सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और उसकी निर्भरता क्या क्या होती है। अब अपने को पता चला क्या, जो v जो होगा वो क्या होगा, माध्यम का v बाई म्यू हो जाएगा, और लेमडा क्या होगा, लेमडा बाई म्यू। की माध्यम में जाने से वेग जो होता है वो 1/म्यू हो जाता है, और तरंग दैर्ध्य 1/म्यू हो जाती है। ठीक है, तो कर देंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते रहते हैं। कह रहा है पहले तरंग दैर्ध्य ये पानी में चली गई तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, बता म्यू कर देंगे। ठीक है, तो ये तो अभी लिख दिया वो इस स्नेल्स का नियम। स्नेल का म्यू1 साइन आई म्यू2, अभी अभी आपको पता चला म्यू और वेग एक दूसरे के, तो अपने यहाँ पे म्यू1 आता तो यहाँ आ जाएगा v2 और यहाँ v1, यहाँ λ2 और यहाँ पे। कहने का मतलब ये भी रूप किसके हैं, स्नेल्स लो के। वो बात अलग है, अपन बार बार म्यू1 साइन आई म्यू2 साइन आर ही पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे भी 4 ऑप्शन दे रखे हो तो आप गलत नहीं हो, उनके भी टिक लगा सकते हो। आई आर बहुत छोटे होता है, साइन आई लगभग लगभग आई और साइन आर भी लगभग लगभग आर हो जाएगा। तो म्यू1 साइन आई और म्यू2 साइन आर की जगह म्यू1 आई म्यू2 आर कर देंगे, जरूरत पड़ेगी। यदि बहुत सारी समांतर माध्यम हो तो किन्हीं भी दो सतह के मध्य आप स्लो लगा सकते हो, कोई फर्क ही। किन्हीं भी दो, इसके और इसके लगा दीजिए, क्या लगाओगे, म्यू नॉट साइन आई बराबर पहला माध्यम है और ये आपके लिए दूसरा माध्यम मानो। अब बताओ, म्यू नॉट साइन आई बराबर म्यू3 साइन ये आपका पहला माध्यम है और ये आपका माना कि दूसरा माध्यम है, तो ये क्या होगा, आपतन कोण। ये होगा अपवर्तन कोण, ये होगा म्यू1 और ये होगा म्यू2। और इसके मध्य लगाना होता तो म्यू1 साइन r1 बराबर म्यू3 साइन r3। तो स्नेल्स का नियम जो है, किन्हीं भी दो पैरेलल सतह के मतलब बहुत सारे माध्यम यदि एक दूसरे के समांतर है तो किन्हीं भी दो सतह के मध्य लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने कैसे बताया, पहले मैं इसके लगाया, फिर इसके लगाया, इसके लगाया, इसके लगाया, पता चला कि आपस में बराबर ही आ रहे थे, तो हम कहेंगे किन्हीं भी दो को बराबर कर सकते हैं। तो ये एक 1 हो जाएगा, दूसरा अपने आप 2 हो जाएगा। फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या बताता है, प्रकाश सदैव उस पथ पे गमन करने की कोशिश करेगा जिसमें समय न्यूनतम लगना कि ये अपन इसके हिसाब से अपन आई बराबर आर सत्यापित भी कर सकते हैं। प्रकाश का व्युत्क्रमता का नियम, रिवर्सिबिलिटी लॉ ऑफ लाइट, ये क्या है, ठीक नहीं, 5 6 7 8 10 15 20 अपवर्तन और परावर्तन के पश्चात, कितनी परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण को किसी भी तरीके से यदि आपने उल्टा मोड़ दिया तो वापस उन्हीं पथ पे जाएगी जिनसे वो
आई थी। फॉर एग्जाम्पल के प्रकाश किरणें बिग बाजार से रिलीज होती है, फिर क्वींस रोड जाती है, क्वींस रोड जाके खातीपुरा तिराहे पे आती है, फिर इधर एलन वाले तिराहे पे आके और ये आकाश में वापस आ जाती है। हमने क्या कराया, लंबवत यहाँ पे आपतित करवाया, लंबवत करवाया तो वो मुड़ के वापिस चली गई, और अब ये जहां से आई थी वैसे वैसे पाथ से वापस लौट चली गई। बताओ फर्मेट के हिसाब से चीज कैसे सही थी? कहते हैं कि फर्मेट से आप बता सकते हो कि फर्मेट ने कहा उसके हिसाब से चीज समझा सकते हैं। कैसे? क्योंकि फर्मेट ने पहले ही बता दिया था कि प्रकाश देव उस पथ पे गमन करेगी जिस पे समय, इसका मतलब वहां से छोड़ने के बाद ये इधर घूम के आई है, इसका मतलब ये पथ इसके लिए क्या रहा होगा सबसे, बोले ये समय सबसे कम रहा होगा, तो फिर वापस ढूंढेगी क्यों, वापस उसी पथ पे जाएगी, क्योंकि पहले डिसाइड हो चुका था समय इस पे कम लगेगा, इसलिए वो न्यूनतम समय से आई थी, न्यूनतम समय से वापस लौट जाएगी। कहने का मतलब कितने ही परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण को वापस मोड़ दीजिए, पुनः उन्हीं पथ पे जाएगी जिनसे वो आई थी। ये कहलाता है प्रकाश व्युत्क्रमता का नियम। कहते हैं बिंब प्रतिबिंब में जाता है और प्रतिबिंब क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, प्रकाश किरण ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे गई। अब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया तो ये क्या बन जाएगी? तो देखो ऑब्जेक्ट इमेज और इमेज ऑब्जेक्ट, तो इनको कहते हैं संयुग्मी बिंदु, युग्म होते हैं यहाँ पर। देन आता है प्रकाशिक पथ, ऑप्टिकल पाथ। चलो आपसे एक चीज पूछता हूँ, पहले प्रकाश किरण माध्यम में गति कर रही थी, पहले प्रकाश किरण उसको कुछ समय लगा कुछ दूरी तय करने, बताओ उतने ही समय में विरल माध्यम में ज्यादा दूरी तय करेगी या कम करेगी? कैसे? तो अपन ने देखा माध्यम से विरल माध्यम में आ रहे हैं, सघन से विरल में आ रहे हैं, तो चाल बढ़ जाएगी, तो उतने ही समय में दूरी, वो जो दूरी तय करता है उसके तुल्य, उसी को कहते हैं अपन ऑप्टिकल पाथ, प्रकाशिक पथ कह। तो क्या पहले हमने सघन में कराया, फिर सेम प्रकाश को हमने, अब सघन की जो मान लो x दूरी थी, उतनी दूरी उतने ही समय में क्या विरल दूरी ऑप्टिकल पाथ। थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर की दूरी है और ये प्रकाश आई और इसके अंदर चली गई, इसके अंदर चाल हो जाएगी c बाई और इसकी दूरी है, समय कितना लगा रहे हैं, दूरी बटा चाल, कर सकते हैं? ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उतना ही समय देंगे इसको, और अब किस चाल से चलेगा, सी से, तो दूरी देखो कितनी हो जाएगी, स्पीड इनटू समय, स्पीड तो सी, समय म्यू इनटू, तो ये पहले x दूरी तय कर पा रहा था और यहाँ पे, तो क्या कहा मैंने ये कहा कि यदि कोई प्रकाश किरण म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में x दूरी तय करती है, उतने ही समय में वो विरल माध्यम में या निर्वात में कितनी दूरी तय कर लेगी? x उस x ऑप्टिकल पाथ। ठीक है मैं आता हूँ। तो क्या अपन ने देखा कि क्या कहते, हाँ समय तो उसको एक चक्कर लगा दे, एक चक्कर पूरा 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 ऐसे कर, लेकिन वो क्या हो रही है, धीमी हो रही है, तो वहीं चक्कर लगा रही है, इस वजह से लूप है। तो ऐसे सोचो कि एक घूमती 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 बाहर जा रही है, तो घूमती घूमती जा रही है, दूरी पथ की लंबाई क्या होगी अब ज्यादा, मतलब वैसे दूरी तो फिक्स है, लेकिन इसकी तरंग लंबाई
इसकी तरंग दैर्ध्य डिवाइड कर दोगे, कम हो जाएगी। पथ की कितनी ज्यादा तय करके आई, अब तो एक तो ये तय करके आई और एक ये देखो बेचारी, इसी वजह से तो आपको याद हो डेविड उसके अंदर YDAC के अंदर आपको बताया था पथांतर आता है कितना। इंटू टी माइनस टी, तो उसी के पथांतर है, उसी के साथ कलांतर भी है। चलो मैं क्या ही बताता, क्या क्या बताने लग गया। अभी तो ये की चीज नहीं चली होगी। तो लगे समय के बराबर समय में निर्वात में की दूरी का कहलाती है, और इन वजह से पथांतर भी आता है। तो प्रकाशिक पथ माध्यम में उतने ही समय में कहाँ चलेंगे, दूरी क्या तय करेगा, उतने ही समय में ज्यादा दूरी कितनी, म्यू इंटू एक्स, और वो कहलाएगी पाथ। अब आता है कांच की पट्टिका से अपवर्तन, क्या जानते हैं आप। बस यही तो दिक्कत है कि सर जानते कुछ नहीं। अब नहीं जानते इस वजह से, एक चीज पता हो तो मैं दूसरी समझाऊं, कि तुम्हें ये पता हो क्या होता है तो मैं समझाऊं तो ये क्यों होता है। लेकिन अभी ये भी बताओ कि क्या होता है, और फिर उसके बाद ये बताओ क्यों होता है, और ये कब कब होगा, वो तो फिर नोट बाकी है। हाँ, कांच की पट्टिका जानते हो, वाह, क्या क्या ही जानते हो। चलिए, तो होता क्या है, एक कांच की पट्टिका में प्रकाश आपतित करवाता है और वो बाहर लौट जाता है। बाहर लौटता है उसको निर्गत कहते हैं, और जो गिरता है उसको आपतित कहते हैं। आपको पता चलेगा कि आपतित किरण और निर्गत किरण जो होती है वो दोनों एक दूसरे की समांतर क्या होती है, समांतर। सिंपल सी बात है कि इसके और इसके मध्य, अभी अभी तो बात की स्नेह, कोई भी दो समांतर सतहों के मध्य लगाया जा सकता है, तो दोनों के अंदर माध्यम, तो दोनों का कोण भी, और कोण समान है, इसका मतलब दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर, प्रकाश किरण दोनों एक दूसरे के हैं। तो अपन क्या करते हैं, जब प्रकाश को कांच की समांतर पट्टिका से गुजारा जाता है, प्रकाश में किसी टाइप का कोई विचलन नहीं आता, किसी टाइप का मुड़ाव नहीं आता, लेकिन एक चीज जरूर देखने को मिलती है, प्रकाश किरण अपने ही समांतर थोड़ी सी विस्थापित हो जाती है, और उसको कहते हैं पार्श्व विस्थापन। क्या कहते हैं, पार्श्व विस्थापन। तो अब मैं कहूंगा कि पार्श्व विस्थापन बताना, लेकिन उससे पार्श्व विस्थापन और पार्श्व विस्थापन कितना क्या होगा वो चेक करवाता हूं। तो ये क्या है, अभिलंब है। प्रकाश किरण ये आ रही है कितने कोण पे, आई पे, तो वे हिसाब से तो सीधी सीधी चली जाती, लेकिन जैसे ही इस माध्यम में आई तो ये आई होगा, जैसे इस माध्यम में आई अभिलंब की और मुड़ेगी, और ये कौन, और ये कौन, ठीक है। अब वो क्या करेगी, विरल में जा रही है तो सघन विलंब से थोड़ी, और ये दोनों किरण एक दूसरे के समांतर है। जो समांतर जो शिफ्टिंग हुई है इसको कहेंगे अपन पार्श्व विस्थापन, इसको डेल्टा किसी से भी दिखा सकता हूँ। आपको गिवन जो है वो क्या है, टी है बस, और इसका अपवर्तनांक है, यहाँ पे अपन ले रहे हैं वायु, और यहाँ पे भी ले रहे हैं वायु। यहाँ तक ठीक है क्या, तो अब आपको चेक करके बताना है जरा वो कितना होगा। ये बिंदु लीजिए ए, और ये बिंदु लीजिए, देखो हिंट के लिए, एक ट्रायंगल इस वाले से डेल्टा निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये 90 डिग्री
कहूंगा गर्म फिर इसके अलावा हमें तो अभी एबी भी नहीं पता, एबी नहीं पता तो पहले एबी और निकाल सकते हैं किसके हिसाब से, इस ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल को काम में लेके आप क्या बताओगे? कर पाओ तो पढ़ाई में तो सारी चावटी टेंशन
किताब